हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग क्वेश्चन पेपर 2022 के पार्ट 3 ऑब्जेक्टिव पोर्शन की बात करने जा रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 35 के बाद चर्चा करेंगे। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 1 से 35 तक बन चुका है। तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 36, मैट्रिसेस का गुणा। तो जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, मैट्रिसेस का गुणा कैसे होता है? रो से कॉलम में, रो से कॉलम में, मतलब इधर का रो होता है और इधर का कॉलम बनाते हैं। तो इधर के रो में भी एक एक मेंबर है, इधर कॉलम में भी एक एक मेंबर है। तो इधर का पहला रो से उधर के दोनों कॉलम में गुणा होगा, ऐसे जैसे ये 1 हुआ, 1 से एक बार 5 में, फिर 1 से एक बार 6 में, और उसी तरह से 0 से एक बार इसमें, और इस तरह से इसका ऑप्शन है 36 का ऑप्शन है इसमें डी, 36 का डी हो सकता है। आप लोग वाले क्वेश्चन पेपर में ऑप्शन इधर उधर हो तो आंसर से मिला लीजिए, ये यही आंसर होगा, वो चाहे ए में हो, बी हो, सी हो, डी हो, आंसर लिखा हुआ है, मिलाना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, 37 है ना, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। याद होगा आप लोग को, दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल तब होते हैं जब उसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में बराबर हो, संगत सदस्य आपस में बराबर हो। तो ये दो मैट्रिक्स है, इसमें भी दो मेंबर और इसमें भी दो मेंबर। ये दोनों आपस में बराबर होने का मतलब दोनों का पहला आपस में बराबर और दोनों का दूसरा भी आपस में बराबर। मतलब x बराबर 2x - 1 और y बराबर 7। तो ये तो ऐसे ही क्लियर हुआ। अब यहाँ 1 इधर ला दीजिए, x उधर ले जाइए। 1 बराबर 2x - x, तो x बराबर 1, x बराबर 1, y बराबर 7। यह ऑप्शन 37 में आपको दिख जा रहा है, x बराबर 1, y बराबर 7, ऑप्शन बी में 37 का बी, x बराबर 1, y बराबर 7। 38 देखिए, अब ये ऐसे दिया हुआ है और कह रहा है इसकी मदद से ए इनवर्स क्या होगा, इसकी मदद से ए इनवर्स क्या होगा। तो मैट्रिसेस, इनवर्स मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी है ना, वो प्रॉपर्टी क्या है कि यदि दो मैट्रिसेस का गुणा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, यदि दो मैट्रिसेस का गुणा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, तो पहला का इनवर्स दूसरा को और दूसरा का इनवर्स पहला को। तो इसे हमें इसी तरह से सजाना होगा, इसे हम लोग को इसी तरह से सजाना होगा। आ जाइए है ना, पहुंच गए हैं क्या? ठीक। तो इसमें इस फॉर्मेट में लाने के लिए हमें आई दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा और ए कॉमन करना होगा। तो आई दूसरी तरफ भेजे तो हो जाएगा -i, और हाँ ये 3aq 2a² 5a, और हाँ ए वाले टर्म को a गुना i लिख सकते हैं हम लोग। एक्चुअली a गुना i बराबर a होता है, एक्चुअली a गुना i बराबर a होता है, इसलिए a की जगह a गुना i लिख सकते हैं हम लोग। हाँ, तो इसमें a कॉमन कर लेते हैं। a कॉमन करने के बाद यहाँ 3a² 2a और 5i, और उधर से -1 इधर लाते हैं, -1 इधर लाते हैं, तो गुना 1 बटा -1, एक तरह से -1 इधर गुणा में है, बराबर i। अब यहाँ इतना गुने इतना बराबर i। तो यहाँ बताया गया कि यदि दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट i है तो पहला का इनवर्स दूसरा, तो ये दोनों का प्रोडक्ट i है, इसलिए पहला का इनवर्स बराबर दूसरा 3a² + 2a + 5i, अब गुना -1 है, माइनस गुना हो जाएगा, तो -3a² - 2a - 5। ये आंसर ऑप्शन कौन सा है इसका? क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन मैच कर रहा है बी से, 38 का बी। 39 देखते हैं। 39 डिफरेंट इंटीग्रेशन। याद होगा, कहीं भी निचला लिमिट 0 हो, प्रॉपर्टी में यहाँ बगल में लिखवाता हूँ, कहीं भी निचला लिमिट 0 हो तो फंक्शन में चाहे जो भी हो, इसमें x की जगह अपर लिमिट -x रखते हैं। ऐसा करने से सवाल या तो बन जाता है या बनने लायक हो जाता है। तो मतलब यहाँ 0 to a, जहाँ x है वहाँ a - x, मतलब अपर लिमिट -x। तो यहाँ भी x है और x की जगह अपर लिमिट 1 -x लेते हैं, है ना। तो ये 0 to 1, जहाँ x है वहाँ लिखे 1 - x, यहाँ भी 1 इस x की जगह 1 - x होल पावर 10
बड़ा कोष्टक इसको लगा देते हैं 0 to 1। फिर तो 1 माइनस एक्स 1 1 कैंसिल x to the power 10 x to the power 10 हुआ और फिर मल्टीप्लाई हुआ 0 to 1 x to the power 10 माइनस x to the power 11 और उसके बाद अब हाँ ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, नहीं याद है तो दोबारा से देख लीजिए। x का पावर n का इंटीग्रेशन होता है x का पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1, मतलब जो पावर है एक बढ़ जाता है। तो x टू द पावर 11 बाई 11 माइनस x टू द पावर 12 बाई 12, लिमिट है 0 to 1। तो एक बार 1 भरेंगे एक बार 0 भरेंगे, 0 भरेंगे खत्म हो जाएगा, 1 वाला केवल बचेगा। तो 1 बाई 11 माइनस 1 बाई 12, 1 वाला ही बचेगा, 0 वाला नहीं लिखेगी, खत्म ही होना है उसको। तो 11 इंटू 12, 12 माइनस 1 तो 12 माइनस 11 होगा, तो 1 और ये कितना हो जाएगा 12 दाएँ 120 और 12 132 हो गया। ये तो 1 बाई 1 32। कौन सा ऑप्शन है इसका 30? हाँ 39, हाँ ये ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है 39 का ए, 39 का ए ऑप्शन है। ठीक है, इसके बाद चलिए आगे का देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 40, x इज इक्वल टू 1/5 cos इनवर्स x प्लस 2 साइन इनवर्स x, इसकी बात करते हैं। याद होगा आप लोगों को 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कहने का मतलब साइन 2 साइन इनवर्स के साथ ये जो नंबर है वो साइन इनवर्स पहले उसका दुगना होगा फिर अंडर रूट 1 माइनस उसी का स्क्वायर। तो ऐसे में cos इनवर्स x एज इट इज और 2 साइन इनवर्स x के बदले साइन इनवर्स, या इसको थोड़ा और आसानी से बना सकते हैं हम लोग, उतना वो भी अगर हम लोग नहीं लेकर चले ये तो उससे लंबा हो जाएगा, छोड़िए थोड़ा सिंपल करते हैं इसको हम लोग। सीधे सीधे आप देखिए cos इनवर्स x और 2 साइन इनवर्स x को हम लोग साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। तो वो फॉर्मूला हम लोग को नहीं अप्लाई करना पड़ेगा, उससे हम लोग बच जाएंगे। फिर तो cos इनवर्स प्लस साइन इनवर्स क्या होता है पाई बाई 2 प्लस साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, और उसके बाद cos पाई बाई 2 प्लस थीटा, याद है ये फॉर्मूला cos पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन थीटा। cos का मान सेकंड क्वाड्रेंट में, पाई बाई 2 ये है पाई बाई 2 प्लस थीटा यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में, cos का मान माइनस में, तो माइनस साइन इनवर्स x। ऐसे में साइन इनवर्स खत्म हो जाएगा और केवल बचेगा x, और माइनस x का मान है 1/5, तो ये आपका आंसर हो गया। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये आपका -1/5 हो गया। रही बात 41 की, देखते हैं चलिए यहाँ पे है ना, क्वेश्चंस मैंने कुछ पहले से लिख रखे हैं ताकि टाइम हम लोग का कम लगे। तो dx बाई x इसको हम लोग ऐसा समझ सकते हैं 1/x dx, और 1/x का log x होता है। लोग बहुत सारे लोग mod x में लिखते हैं, कुछ लोग बिना mod के भी लिखते हैं, लेकिन जनरली है ना एक्चुअली होता है mod x। लेकिन अब log केवल पॉजिटिव नंबर के लिए ही डिफाइन है, तो लोग जनरली ये समझते हैं कि x पॉजिटिव है और बिना mod के भी लिखते हैं, है ना। तो log x प्लस के कहें प्लस के इधर लिखें उधर लिखें एक ही बात है। 41 के बाद 42, साइन x का तो इंटीग्रल ही है, फॉर्मूला माइनस cos x, ये तो फॉर्मूला ही है। हाँ cos का इंटीग्रल साइन, और हाँ इसमें जो कोफिशिएंट होता है उससे भाग देते हैं, तो साइन 6 थीटा बाई 6 प्लस c। 44 tan 2x, tan का इंटीग्रल होता है log sec, हाँ या माइनस log cos, तो log sec 2x, और हाँ x के कोफिशिएंट से भाग देंगे ना, ये होगा x स्क्वायर का होता है। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 का लिमिट दिया है 0 to 1, x स्क्वायर का इंटीग्रल होता है x³ बाई 3, लिमिट है 0 1, तो 1 भरेंगे 1/3 माइनस 0 भरेंगे तो 0, तो 1/3 इसका आंसर हुआ है 1/3। 45 का कौन सा ऑप्शन है 45 1/3, 45 में हाँ ए ही है, 45 का ए है, 45 का ए ही है। 46 इसका, ये भी तो सीधे फॉर्मूला है ना, साइन x का इंटीग्रल क्या होता है माइनस cos x,
लिमिट 0 से π/2, माइनस बाहर निकालिए, cos π/2 माइनस cos 0, तो cos π/2 तो 0 होता है और cos 0 1 होता है, माइनस माइनस 2 बार हो गया, +1, इसका आंसर 1। ये 46 का ऑप्शन कौन है? 46 का -1 सी में है, 46 का सी में है। 47 e⁻x +1 है, अच्छा +1 है 46 का +1 तो बी में है। 47 e⁻x का इंटीग्रल e⁻x ही होता है, लिमिट a टू b ए बी, तो एक बार e⁻b माइनस e⁻a, ये हुआ 47 का। 48 यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 का इंटीग्रल x हुआ, लिमिट a b, तो ये b माइनस है, और यहाँ x का x²/2 लिमिट 0 1 1 भरे 1/2 -0 खत्म, केवल 1/2 आया आंसर। हाँ इसका 50 का देख लेते हैं, यहाँ 50 का देखिए, यहाँ x² - 1 बटा में x - 1, हाँ बिल्कुल इसको 1² समझिए, a² - b² पे, तो x - 1 x + 1, नीचे में x - 1 x - 1 कैंसिल, x + 1, तो x + 1 का इंटीग्रल क्या हुआ, x²/2 + x + c, ये हुआ। क्वेश्चन नंबर 51, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा सममित आव्यूह है, यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आपको याद होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नहीं याद है तो फिर से सुन लीजिए। ऐसा कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब उसमें जितना रो है उतना ही कॉलम है, उसके मेन डायगोनल पे कुछ भी हो, डायगोनल के ऊपर नीचे वाला समान होना चाहिए, है ना। सममित आव्यूह देखिए मैं आप लोग के लिए एक बार बना रहा हूं। मेन डायगोनल मैंने कहा कुछ भी भरिए, ऊपर नीचे समान, जैसे ऊपर x तो नीचे x, ऊपर 2 तो नीचे 2, तो ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा ऑप्शन है इसमें आपका 51 का ए में देखिए ऐसे लिखा है -1 2 -2 -2 1 2 2 2 1, तो डायगोनल पर तो हमें मतलब ही नहीं है ना, और ना समान नहीं है, -2 और 2 समान नहीं, ये भी समान नहीं है, विपरीत चिन्ह का है, तो सममित नहीं है। फिर बी में भी ऐसा नहीं है, सी में भी ऐसा नहीं है, तो इसका ऑप्शन होगा डी, इनमें से कोई नहीं। हाँ ये विषम सममित हम लोग नहीं, ये विषम सममित भी नहीं है, ठीक है। तो 51 का डी, कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें डायगोनल के ऊपर और नीचे हूबहू समान हो। यहाँ जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है। सममित कब कहलाता है, जब डायगोनल के जो ऊपर है, जैसे ऊपर +2 है तो नीचे भी +2 रहता है, लेकिन यहाँ ऊपर 2 और नीचे -2 है, अलग अलग है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। रही बात 52 की बात, 52 कह रहा है कि ए और बी इस प्रकार है कि पी ए जो है वो 0 के बराबर नहीं है, ए की प्रोबेबिलिटी 0 नहीं है, मतलब ये कोई घटना है, और बोल रहा है पी b/a 1 है। तो पिछले क्लास में मैंने बताया था, और नहीं याद है तो फिर से सुन लीजिए, है ना, प्रोबेबिलिटी का, है ना, पिछला क्वेश्चन बैंक जो चला, क्वेश्चन बैंक का पिछला पार्ट चला था, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं इसको, कहते हैं बी की प्रोबेबिलिटी जबकि घटना ये घट चुकी है, पी b/a, इसका मतलब हमें बी की प्रोबेबिलिटी जब घट, तो नीचे में नीचे वाले की प्रोबेबिलिटी, यहाँ फॉर्मूला क्या होता है, नीचे में और ऊपर में दोनों का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, लेकिन यहाँ तो दिया है कि इसका मान 1 है, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर बटे में पी ए का मान 1 है, तो ये इधर आया, पी ए का मान और पी ए इंटरसेक्शन बी का मान, देखिए तो जरा ए की प्रोबेबिलिटी और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी बराबर है, मतलब इससे हल्का फुल्का ये अनुमान हम लोग लगा सकते हैं कि जो जितना ए में है उतना ही ए बी का कॉमन भी है, जितना ए में है उतना ही ए बी में कॉमन है, मतलब ए वाला सारा बी में है, तो ए वाला सारा बी में है तो ए सबसेट बी ना हुआ, ठीक है, जितना ए में है उतना ही ए बी का कॉमन है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन है ना, हाँ दोनों का कॉमन, तो जितना ए में है वो ए बी का कॉमन है, मतलब ए का सारा बी में है, ए का सारा बी में है, मतलब ए सबसेट है बी का, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा, ये क्वेश्चन था 52,
52 का ऑप्शन ए, 52 का ए। 53 साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 12/13। याद होगा आप लोग को फॉर्मूला, आप लोग को साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई का। नहीं याद हो है यदि तो फिर से देख लीजिए, बड़ा सिंपल है याद रखना इसे। साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई, आप इसे ऐसे सोचिए कि एक बार एक्स होगा और एक बार वाई होगा, और एक्स के साथ √1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई के साथ √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान दे रहे हैं, याद हुआ। साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई, साइन वर्स एक बार एक्स एक बार वाई, एक बार पहला एक बार दूसरा, फिर पहला के साथ √1 माइनस दूसरा वाला स्क्वायर, और दूसरा के साथ √1 माइनस। तो वैसे ही साइन वर्स प्लस साइन वर्स है। साइन वर्स एक बार 3/5, एक बार 12/13, इसके साथ एक घटा 12/13 का स्क्वायर, और इसके साथ एक घटा 3/5 का स्क्वायर होगा। फिर तो साइन वर्स 3/5, थोड़ा सा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 169 में से 144 घटेगा, कितना हो जाएगा? 25 हुआ क्या? 5/13, तो ये 5/13 हुआ, ये 12/13 इंटू ये 4/5। तो एक तरह से साइन इनवर्स 3×5 = 65, दोनों जगह 65 है, ये 3×5 = 15 और बच्चों को 48, कितना हो जाएगा साइन इनवर्स? 8×5 = 13 का 3, 4×1 = 5 = 6 और बटा 65। तो साइन वर्स में आंसर है या कोस इनवर्स में? साइन वर्स 63/65 दिया हुआ है, 53 का बी है ना, 53 का बी ये हुआ। 53 के बाद 54 देख लेते हैं। 54 में दिया हुआ है आपका, 54 में दिया, वहाँ ऊपर फॉर्मूला लिखेंगे। 54 में दिया हुआ है -π/2 से π/2 साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स है कि साइन स्क्वायर है? साइन स्क्वायर एक्स है। याद होगा आप लोगों को ये फॉर्मूला -a to a f(x) dx। अगर ये सम फलन होगा, मतलब x की जगह -x रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2 गुना 0 to a, सेम क्वेश्चन। तो ये सम फलन है। कैसे है सम फलन? साइन स्क्वायर x की जगह -x भरिए, साइन -x क्या होता है? माइनस साइन x, इस पर स्क्वायर, तो स्क्वायर असर नहीं ना पड़ा, x की जगह -x रखने से असर नहीं पड़ा। ये सम फलन है, इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन है तो बस 2 गुना 0 से π/2 साइन स्क्वायर x। अब हम लोग इसको बना सकते हैं, दो तरीका से बना सकते हैं। ऐसे एक साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालने का 2 तरीका है, जिसमें से वो पुराना सबसे पहला वाला तरीका याद है। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला 1 - cos 2x/2 क्या होता है? 1 - cos 2x/2। हाँ, तो 1 का इंटीग्रेशन x और cos 2x का sin 2x/2, लिमिट 0 से π/2 भर लेंगे। x का अलग किया जाए, चाहे भर दिया जाए, पहले π/2 भरें। π/2 माइनस साइन 2 × π/2 बटा में 2, अब 0 भर रहे हैं, -0 तो π/2 तो बचा, ठीक है। ये भी साइन पाई ना हो गया, साइन 0 और साइन पाई दोनों का एक ही मान होता है, 0 होता है। तो ये सब 0 बन के खत्म हो गया, केवल π/2 इसका आया। तो क्वेश्चन नंबर 55, एक सिक्के को 10 बार उछाला जाता है, ठीक 6 बार चिताने की प्रोबेबिलिटी। मान लिया आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ा है, तो इसको बस इसका फॉर्मूला जानकर देखिए कैसे बनाया जा सकता है। इस तरह का सब सवाल आप लोग से परीक्षा में बन जाएगा, छूटेगा नहीं। किसी भी घटना के लिए 2 पक्ष होता है, उसका घटित होना और उसका नहीं घटित होना, है ना। तो जब चित्त आने की बात हो रही है किसी एक प्रयास में, ये 10 बार में 6 बार की बात कर रहे हैं ना, हम किसी एक प्रयास की बात कर रहे हैं। एक प्रयास में चित्त आना,
एक प्रयास में चित आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? सिक्का आपने उछाला, चित आने के, तो किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी, घटना वाली परिस्थिति ऊपर और नीचे में सभी परिस्थिति। तो जब आपने सिक्का उछाला तो दो परिस्थिति है, हेड है और टेल है, तो बटा के नीचे 2, लेकिन चित आने वाली परिस्थिति 1। तो घटना का घटित होना घटना का घटित होने की प्रोबेबिलिटी 1/2, और घटना नहीं घटित होने, चित नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 1 घटाव 1/2। याद है, घटना का होना और नहीं होना दोनों की प्रोबेबिलिटी का जोड़ 1 होता है। सुन रहे हैं आप? घटना का हाँ और घटना का ना दोनों की प्रोबेबिलिटी का जोड़ 1 होता है। इसलिए अगर हाँ की प्रोबेबिलिटी मालूम हो तो ना की प्रोबेबिलिटी 1 घटाव हाँ वाली प्रोबेबिलिटी, और हाँ वाली प्रोबेबिलिटी बराबर 1 घटाव ना वाली प्रोबेबिलिटी, क्योंकि दोनों का जोड़ 1 होता है। एक तरह से समझिए, एक में दोनों है, हाँ भी है ना भी है। एक में से हाँ हटा दिए तो ना बचा, एक में से ना हटा दिए तो हाँ बचा। ऐसे मन में सोचिए कि एक में हाँ भी है ना भी है, यही दो है। हाँ हटाएंगे तो ना बचेगा, ना हटाएंगे तो हाँ बचेगा। तो अब यहाँ पर एक तरह से 10 बार में से 6 बार चित आने की प्रोबेबिलिटी बड़ा सिंपल है। 10 बार में से 6 बार चित आना। 10 बार में से 6 बार चित आना मतलब 6 बार चित आना और 4 बार नहीं आना, है ना? तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऐसे लिखते हैं 10C6, 10 में से 6 चुने, और हाँ वाली प्रोबेबिलिटी कितनी बार? 6 बार, और ना वाली प्रोबेबिलिटी 4 बार। सुन रहे हैं आप लोग? अगर कोई कहता है 10 बार में से 3 बार, 10 बार में से 3 बार, तो लिखते 10C3, हाँ वाला 3 बार, ना वाला 7 बार। 10 में से 3 बार हाँ तो बाकी बार ना, 10 में से 3 घटा दिए, 7 बार ना। तो ये 10C6, हाँ भी 1/2 है और ना भी 1/2 है, तो 10C6 1/2 का होल पावर 10। यही इसी में दिया होगा आंसर। कौन सा था यह हमारा? 55। 55 का क्या है? 55 इसी में ऑप्शन दिया है जी डी। 55 का डी। बोलिए ऐसा बनेगा ना आप लोगों से? कोई प्रॉब्लम है? दूसरा भी क्वेश्चन आएगा तो बनेगा ना? ठीक है। 55 के बाद 56, एक अक्ष की दिक्कोज्याओं का योग। बड़ा सिंपल सी बात है, मैं बताता हूँ। किसी भी अक्ष की दिक्कोज्याओं का योग 1 होता है। किसी भी अक्ष की दिक्कोज्याओं का योग 1 होता है। पहले अक्षों की दिक्कोज्या कैसे निकालते हैं ये देखिए, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष। दिक्कोज्या निकालने के लिए पहले तीनों अक्षों के साथ बना कोण देखते हैं। मैं एक अक्ष की बात करता हूं, तो एक अक्ष का एक्स अक्ष के साथ बना कोण 0 डिग्री, हाँ? एक अक्ष का वाई के साथ बना कोण 90 डिग्री, और एक्स का जेड अक्ष के साथ बना कोण, हाँ। तो दिक्कोज्या यानी डायरेक्शन कोसाइन cos 0, cos 90, cos 90, 1 0 0, और तीनों का जो एक ही ना होगा, तीनों का जो करेंगे तो, है ना? अच्छा, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन आपको ये मिला 1 0 0। उसी तरह अगर y वाला निकालते हैं आप तो 0 1 0 आता है। उसी तरह से z वाला निकालते हैं आप तो क्या आता? 0 0 1। अब मान लीजिए भूल गए हैं और z एक्सिस का आप निकालना चाहते हैं, क्या कीजिएगा? कहिएगा z का x अक्ष के साथ 90 डिग्री, z का y के साथ 90 डिग्री, z का z के साथ, तो डायरेक्शन कोसाइन cos 90 cos 90 cos 0 0 0 1 आया ना? तो तीनों डायरेक्शन कोसाइन का जोड़ क्या होता है? 1 होता है। हमेशा नहीं, एक्सिस के लिए तीनों एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन का जोड़ 1 होता है, दिक्कोज्याओं का जोड़ 1 होता है। अब यहीं पर एक और बात जानते होंगे आप लोग इस बात को पहले से, ये तल का समीकरण है, हमें एक्स वाई जेड अंतःखंड चाहिए। हाँ, एक बात मैं बता लेता हूँ आप लोग को, याद तो होगा आप लोग को रेखा का अंतःखंड रूप। अगर कोई रेखा एक्स अक्ष पर ए काटे या वाई अक्ष पर बी काटे, एक्स अक्ष पर ए, तो रेखा का अंतःखंड रूप होता है x/a y/b = 1। ठीक उसी तरह से तल, जब तल 3 अक्षों को काटे,
एक्स अक्ष पर ए, वाई अक्ष पर बी, जेड अक्ष पर सी। तो तल का अंतःखंड रूप होता है एक्स बटा ए, वाई बटा बी, जेड बाई सी बराबर 1। सुन रहे हैं? तल के समीकरण में एक्स वाई जेड तीनों होता है, रेखा के समीकरण में खाली एक्स वाई होता है। तो तल का अंतःखंड रूप जैसा ही हम लोगों का रेखा का अंतःखंड रूप जैसा ही होता है हम लोग का तल का अंतःखंड रूप। जैसे रेखा में होता है एक्स बटा ए, वाई बटा बी बराबर 1, वैसे ही इसमें भी होता है एक्स बटा ए, वाई बटा बी, जेड बटा सी बराबर 1। एक्स बटे में एक्स वाला अंतःखंड, वाई बटे में वाई वाला अंतःखंड, जेड बटे में जेड। अब यहाँ हमको अंतःखंड जानना है, तो मतलब दूसरी तरफ 1 बनाना है। 1 बनाएंगे तो अपने आप ये रूप आ जाएगा। 1 बनाने के लिए क्या करें? 5 है, 5 से डिवाइड करेंगे, 2x बाई 5, y बाई 5 बटा 5, 5 बटा 5। तो x बटा में 5/2 लिखें, y बटा में 5 लिखें, z बटा में -5 लिखें। समझ में आ रहा है? बराबर 1। x बटा में 5/2, y बटा में 5/2, z बटा में -5। क्लियर हो रहा है? कोई प्रॉब्लम है? ये हुआ हम लोग का अंतःखंड रूप, तल का अंतःखंड रूप। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है व्यवरोधों x प्लस वाई छोटा है बराबर है 5 से, x बड़ा है बराबर है 0 से, y बड़ा है बराबर 0 से। इन व्यवरोधों या इन कंडीशंस के रहते हुए इसका हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए। ये एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स है, एनसीईआरटी में चैप्टर 12 है ये, है ना? ठीक है, नहीं लास्ट 13 है, प्रोबेबिलिटी है। तो बनाने के लिए मान लीजिए आपने एलपीपी नहीं पढ़ा है, आपने, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ ही सवाल बनाने के लिए आप आसानी से बना सकते हैं, कुछ खास नहीं करना है। देखिए 2 इक्वेशन है, ये वाला है, ये वाला। एक्स और वाई दोनों 0 से बड़ा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक्स वाई दोनों 0 से बड़ा होता है। ये बोल रहा है एक्स प्लस वाई छोटा है बराबर है 5 है ना, तो इसका संगत समीकरण लीजिए, कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, संगत समीकरण लीजिए। 11th में इससे रिलेटेड आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है। एक्स प्लस वाई बराबर 5, टेबल बनाए, कुछ याद आना शुरू हुआ। एक्स की जगह 0 रखे तो वाई का मान 5, वाई की जगह 0 रखे 5, तो ऐसे ग्राफ मिलेगा आपका, है ना? इसमें एक पॉइंट है 0,5 और एक पॉइंट है 5,0। तो सपोज दैट यहाँ है 50 और यहाँ है 0,5, ये मिला आपका। आप बोल रहा है एक्स प्लस वाई छोटा है बराबर है 5 है, नीचे ना होगा, और ये भी बोल रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स, तो यानी यही अंदर वाला ही ना केवल होगा। ठीक है, इसका केवल कॉर्नर पॉइंट लेंगे, मिनिमम वैल्यू पूछे यहाँ चाहे मैक्सिमम वैल्यू पूछे, सिर्फ कॉर्नर पॉइंट लेंगे। तो कॉर्नर पॉइंट एक है 0,5, एक है 50 और एक है 0,0, और उस पर इसका वैल्यू निकालेंगे 2x - 3y का वैल्यू। जहां पर सबसे छोटा होगा उसको मिनिमम कहेंगे, जहां पर सबसे बड़ा होगा उसको मैक्सिमम कहेंगे। तो इसके लिए तो 0 - 15, इसके लिए तो 10 - 0 और इसके लिए 0 - 0, तो मिनिमम पूछा है। हाँ, तो मिनिमम वैल्यू -15 हुआ, मिनिमम वैल्यू -15 हुआ। ऑप्शन कौन सा है इसमें? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 58। हाँ, सी हुआ इसका, मिनिमम वैल्यू -15, सी हुआ 58। चलिए 59 बड़ा आसान क्वेश्चन है। कह रहा है इस बिंदु से, ये तो तल का समीकरण है और ये बिंदु है, कह रहा है इस बिंदु से तल की दूरी निकालें। बिंदु से तल की दूरी बताने वाला एक सूत्र है, पिछले क्लास में आप लोग को मैंने बताया था, पिछला जो चल रहा था क्वेश्चन बैंक वाला। जैसे मान लीजिए ये बिंदु है अल्फा बीटा गामा और ये तल है ax + by + cz + d बराबर 0। तो इससे इस पर खींचे हुए परपेंडिकुलर का लेंथ याद कीजिए, मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था एक्स वाई जेड का गुणांक बटा के नीचे लेंगे, a² + b² + c²। याद आ रहा है? सिर्फ एक्स वाई जेड का गुणांक, और ऊपर में इसी में एक्स वाई जेड की जगह इसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट भर देंगे, a अल्फा, b बीटा, c गामा प्लस d। चूंकि हम लोग दूरी निकाल रहे हैं इसलिए मॉड लगा देंगे, क्योंकि डिस्टेंस में माइनस नहीं होता है, माइनस हो आएगा तो मॉड लगा देंगे, प्लस में ही आना है। तो इसी यहाँ पॉइंट है और तल है, तो नीचे में एक्स वाई जेड का गुणांक डिस्टेंस हमको बताने के लिए
2 3 6, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 6 स्क्वायर, ऊपर में 2 गुना 2 -3 गुना -3 6 गुना -1 प्लस 7 का मोड। तो क्या हो जाएगा 4 + 9 -6 + 7। अब बटा में कितना हो जाएगा 4 9 13 अच्छा 49 हो जा रहा है क्या? हाँ ये 9 में से 6 गया 3 तो 7 3 10 4 14 बटा में 7 14 बटा में 7 ये 2 बार में कटा 2 हुआ डिस्टेंस। ठीक है तो बिंदु की तल से दूरी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है कि इस अवकल समीकरण की कोटि बतानी है। तो सबसे बड़ा डेरिवेटिव देखते हैं। सबसे बड़ा डेरिवेटिव का जो कोटि है वही समीकरण की कोटि होती है और इसका पावर जो है डिग्री जो है वही समीकरण का डिग्री होता है। तो इसकी कोटि मतलब कितना बार डिफरेंशिएशन हुआ है तो d2y 2 बार डिफरेंशिएशन है ना तो इसकी कोटि 2 है। कोटि अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं ऑर्डर है ना, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो 60 हो गया। इसमें एक और बात देखिए क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है सीधी रेखा की दिक् भुजाएं हैं 3/√77 -2/√77 और x। तो पूछ रहा है x का मान क्या होगा। दिक् भुजाएं यानी डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन में एक रिलेशन होता है तीनों के स्क्वायर का सम 1 होता है। तीनों के स्क्वायर का सम 1 होता है। तो 3/√77 स्क्वायर -2/√77 स्क्वायर बराबर 1। अब इसको सोल्व कर लीजिए अगर नहीं हो जाएगा ये कितना हो जाएगा थोड़ा मैं डायरेक्ट करते रहा 1 माइनस ये दोनों ऐड हो जाएगा। ये 9/77 ये 4/77 9 4 13/77 1 घटाओ 13/77 और फिर घट जाएगा 77 में से 13 गया कितना हो जाएगा 3 घटा 4 7 में से 6 64/77 है ना जी। फिर x बराबर करनी में हो जाएगा 8/√77 हो गया ना 8/√77। ये था 61। 62 ये बहुत ही आसान है देखिए जरा। अगर 3 वेक्टर इस तरह से दिए गए हों एक जगह डॉट हो एक जगह क्रॉस हो तो डायरेक्ट निकालने का तरीका है मोड। तीनों का केवल गुणांक लीजिए। इसका गुणांक 1 1 1 इसका गुणांक 1 -1 और उसका गुणांक 1 2 -1। अब बात ये है कि यदि डॉट और क्रॉस पलट जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे ही तो भी ऐसे ही। अब डिटर्मिनेंट का जैसे मान आप निकालते हैं है ना 1 के साथ 1 -2 फिर इस 1 के साथ -1 हाँ फिर 1 के साथ 2 + 1 तो ये -1 ये क्या हो जाएगा -2 गुना -1 +2 और ये +3 2 3 5 -1 4 आंसर हुआ। इस तरह से इसमें ऑप्शन है सी। 63 3x + 4y + 5z - 6 = 0। यह एक तल का समीकरण है जिस समीकरण में x y z तीनों हो वो तल का समीकरण होता है प्लस माइनस में इस तरह से। और तल के समीकरण में x y z का जो गुणांक होता है वो तल पर लंबवत दिशा का दिक् अनुपात यानी dr होता है ना। तो तल पर लंब दिशा के dr या दिक् अनुपात जो है x y z के गुणांक क्या है 3 4 5। आंसर देख रहे हैं आप लोग। इसमें कोई दिक्कत है? अच्छा क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है तल x = 0 का समानांतर तल इसमें से कौन है। तो x = 0 का समानांतर तल होगा x = 1 x = 2 x = 3 इसी तरह का है ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है x = -5 64 का x = -5। x = 0 का मतलब ये हुआ x = 0 कौन सा तल है तो yz तल है जिसमें y एक्सिस और x एक्सिस है। अब उसके समानांतर में जो भी तल होगा वो इसी तरह से होगा। 64 है 65 में समानांतर तल
65 2x माइनस 3y प्लस 4z बराबर 7 कह रहा है इसका समानांतर तल का समीकरण। इसके समानांतर तल जो भी होगा उस पर लंब दिशा का dr से ही ना होगा, चाहे इसका समानुपाती होगा। तो x y z का गुणांक यही रखते हुए या इसका समानुपाती रखते हुए जो भी समीकरण होगा वो इसका समानांतर तल होगा। तो इसमें 2x माइनस 3y प्लस 4z 2x माइनस बी ऐसा ही है 2x माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 11 है ना। एक्स वाई जेड, इसमें एक्स वाई जेड का गुणांक सेम है ना, मतलब इस पर जो लंब है वही इस पर भी लंब है। 2 3 4 अगर हम मान लीजिए तल पर लंब दिशा है 2 माइनस 3 और 4 और यही लंब है एक दूसरा तल पर, तो दोनों समानांतर ना हुआ, ठीक है। यही तो है बात।